अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस समस्या से संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ना, नील की खेती की समस्या से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेगा, खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था। तो खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा था लगान में राहत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, आठवां क्वेश्चन हमारा रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो मेरे प्यारे जो रॉलेट एक्ट जो है ना, ये वर्ष 1919 में पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है ना वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का तत्काल कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का तत्काल कारण था चौरी चौरा घटना। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 12वां क्वेश्चन हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखेगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों साइमन कमीशन जो है ना, ये भारत वर्ष 1928 में आया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख नारा क्या था। तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख नारा था साइमन गो बैक। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भाई दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का विरोध। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 17वां क्वेश्चन हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से विशेष रूप से जुड़ा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, ये दांडी मार्च घटना से विशेष रूप से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है ना वर्ष 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पारित हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव जो है ना, ये बंबई में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। 20वां क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन और नेतृत्व में किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है। तो आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन और नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस का नाम जो है जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा। 23वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, भारत का आर्थिक इतिहास समझने में दादा भाई नौरोजी को प्रमुख योगदान किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो ये किस सिद्धांत से जुड़ा है, धन निष्कासन सिद्धांत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काकोरी ट्रेन कार्रवाई किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थी। तो काकोरी ट्रेन कार्रवाई जो है ना, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, लखनऊ समझौता 1916 मुख्यतः किन दो संगठनों के बीच हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो है ना, ये
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान वर्तमान में कौन सी संस्था जारी करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी कर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है? देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है भाई? तो मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ होता है सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। कहां पर हुई थी? वहां पर हुई थी कोलकाता में, यह आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वर्ष 1949 में किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि रेपो दर का संबंध मुख्यतः किससे है? तो रेपो दर का जो संबंध है आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का संचालन जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 32वां क्वेश्चन देखेगा। 32वां क्वेश्चन हमारा है कि राजकोषीय घाटा किसका अंतर दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा जो है ना कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच उधारी को छोड़कर के अंतर को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जीएसटी भारत में किस प्रकार का कर? तो जीएसटी भारत में किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है ना ये भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 34वां 34 क्वेश्चन हमारा है कि जीएसटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित है भाई? तो जीएसटी का जो मूल सिद्धांत है वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में उदारीकरण की नई आर्थिक नीति मुख्यतः किस वर्ष से जुड़ी है? तो भारत में उदारीकरण की नई आर्थिक नीति जो है ना ये मुख्यतः 1991 वर्ष से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक एचडीआई में निम्न में से कौन सा प्रमुख घटक है? तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई में जीवन प्रत्याशा ये प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में गरीबी के आकलन में बहुआयामी गरीबी किस बात पर जोर देती है? तो ये किस बात पर जोर देती है? आय के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसी रचनाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखेगा, भुगतान संतुलन में क्या दर्ज होता है? तो भुगतान संतुलन में जो है ना देश और विदेश के बीच आर्थिक लेन देन जो है दर्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा, 40वां क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारत में मुख्यतः कौन करता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारत में भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 41वां। सो गाइस 41वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 41वां क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अर्थ क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अर्थ होता है विदेशी व्यक्ति संस्था द्वारा किसी देश के व्यवसाय में प्रत्यक्ष निवेश। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ सामान्यतः क्या हो सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का सामान्यतः अर्थ हो सकता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की उपलब्धता बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के नियमन में किस संस्था की प्रमुख भूमिका है? तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों के नियमन में
आरबीआई की प्रमुख भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखिएगा कि राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है भाई? तो राजकोषीय नीति जो है ना, ये मुख्यतः सरकारी कराधान और व्यय से संबंधित है। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 45वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 45वां क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति का भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा? तो हरित क्रांति का भारत में सबसे अधिक प्रभाव जो है ना, गेहूं की फसल पर पड़ा। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। 46वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत में कृषि ऋण उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य योगदान क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों एवं कमजोर वर्गों को बैंकिंग सुविधा देना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, जनसांख्यिकी लाभांश मुख्यतः किस स्थिति को दर्शाता है? तो जनसांख्यिकी लाभांश जो है ना, यह मुख्यतः कार्यशील आयु वर्ग की बड़ी आबादी का आर्थिक अवसर की स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक देखी जाती है? तो भारत बेरोजगारी के संदर्भ में प्रचंड बेरोजगारी जो है ना, ये कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है, एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार के नियमन से संबंधित प्रमुख संस्था कौन सी है? तो पूंजी बाजार के नियमन से संबंधित प्रमुख जो संस्था है यह है सेबी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट वॉच किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रेट वॉच जो है ना, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया या लाइक करना भूल गए हो तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, लोथल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई लोथल जो है ना, ये प्राचीन गोदी डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस नदी की गई है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति जो है ना, ये सिंधु नदी की गई। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे मेरे प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भाई मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है ना, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गुप्त काल को प्राय किस क्षेत्र की उन्नति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो गुप्त काल को प्राय कला, साहित्य और विज्ञान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो मेरे प्यारे बच्चों आर्यभट्ट जो है ना, ये गणित और खगोल विज्ञान में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन माना जाता है? तो भाई दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का प्रमुख उद्देश्य सेना के लिए वस्तुएं सस्ती रखना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किस युद्ध के बाद हुई? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये
प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद हुई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस कि अकबर की धार्मिक नीति का प्रमुख तत्व क्या था? तो अकबर की धार्मिक नीति का प्रमुख तत्व था सुलह ए कुल। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था जो है ये संबंधित प्रशासनिक एवं सैन्य पद व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 1674 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस जनरल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो है ना ये मेरठ से प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख संबंध किससे था? तो अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख संबंध सर सैयद अहमद खान से था। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ना वर्ष 1878 में लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मेरे प्यारे बच्चों मौलिक अधिकार जो है ना ये संविधान के भाग 3 में है। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ना संवैधानिक उपचार से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना ये संविधान के भाग 4 में है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति होते हैं? तो राज्यसभा के कुल लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। तो 86वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है ना 73वें संशोधन से मिला। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है ना 73वें संशोधन से मिला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी सामान्यतः कौन होता है? तो भारत में जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी सामान्यतः होता है जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है? तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है 65 वर्ष होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल जो है ना अनुच्छेद 360 से संबंधित है, आर्टिकल 360। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या है 22। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये संबंधित है 7वीं अनुसूची से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा इसकी दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है ना ये 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन से जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन से। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोक प्रशासन में जवाबदेही का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो लोक प्रशासन में जवाबदेही का सबसे उपयुक्त जो अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? भारत का मानक समय जो है ना 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस तट से टकराती है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले
मालाबार तट से जो है टकराती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो भारत में जो काली मिट्टी जो है ना ये मुख्यतः कपास फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं ये वर्षा आधारित एवं मौसमी हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है ये है वुलर झील। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो मेरे प्यारे बच्चों चिल्का झील जो है ना ये एक खारे पानी की लैगून झील है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये भ्रश घाटी से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है या फिर आप लाइक करना भूल गए तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है? तो भारत का यह क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, जो कि भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है ना ये मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना की नदियों के द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला जो राज्य है यह है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दक्कन का पठार जो है ना ये मुख्यतः बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ना ये अरबी भाषा के शब्द से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन के लिए असम राज्य जो है ना ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है भाई? तो भारत में कॉफी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा 116, लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ये लौह तत्वों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रबी फसलों की बुआई सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो भारत में रबी फसलों की जो बुआई है शीत ऋतु में होती है। कब होती है? विंटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि खरीफ फसलों के लिए कौन सा मौसम अनुकूल होता है भाई? तो खरीफ फसलों के लिए कौन सा मौसम अनुकूल होता है? मानसून वर्षा ऋतु। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर चावल की फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भाबर क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र के निकट पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों भाबर क्षेत्र जो है ना ये हिमालय की तलहटी क्षेत्र के निकट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि तराई क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? तो तराई क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषता है दलदली एवं आर्द्र भूमि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लौह अयस्क का प्रमुख राज्य जो है, उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि झरिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे तो झरिया क्षेत्र जो है ना, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र भिलाई किस राज्य में है? तो भारत का प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ना, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस अवधारणा से संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो भाई विद्युत धारा की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई को क्या कहते हैं भाई? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई को हम कहते हैं ओम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की निर्वात में चाल लगभग कितनी होती है? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, 3 × 10⁻⁸ तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? तो किसी वस्तु का भार जो है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। सही आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है ना, ये ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है, सॉलिड। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की सामान्यतया किस नाम से भी जाना? तो उत्तल लेंस को सामान्यतया अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो है ना, ये रेटिना में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रक्त का जो लाल रंग है ये मुख्यतः किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग जो है ना, ये मुख्यतः हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है ना, ये अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि विटामिन डी की कमी मुख्यतः किस रोग से संबंधित है? विटामिन डी की कमी मुख्यतः किस रोग से संबंधित है? तो ये रिकेट से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139वां क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है भाई? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में होता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच सामान्यतया कितना होता है भाई? तो उदासीन विलयन का पीएच सामान्यतया होता है 7। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? तो अंग्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? भाई सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक जो है ना ये प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज जो है ना हेनरी बेकरेल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है भाई? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, जिसको हम कहते हैं स्किन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी भाई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UNESCO का जो मुख्यालय ये कहाँ पर किस शहर में है? तो UNESCO का मुख्यालय जो है ना ये पेरिस में है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है भाई? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह है वंदे मातरम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है बाघ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह है गंगा नदी डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना ये भारत में ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस जो है ना 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है ना 26 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था मेरे प्यारे बच्चों चंद्रयान। भारत का पहला उपग्रह की बात हो रही है तो ये था आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मंगल मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पहला मंगल मिशन जो है ना, मंगलयान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके नाम से जुड़ी है? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है ना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक जो है ना, कुल 5 छल्लों से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भाई भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये है बरगद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है भाई? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल यानी लोटस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक खोज की स्मृति में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना, रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब अपनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये कानपुर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल व्यवस्था कैसी है? उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल व्यवस्था है ये कैसी है? द्विसदनीय। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित? उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी प्रणाली जो है यह है गंगा नदी प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो है ना यह प्रयागराज से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो आपका फिरोजाबाद शहर जो है ना ये पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो फिरोजाबाद जो है ना ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए, तालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो भदोही जो है ना ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है यानी परफ्यूम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश